हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशुतोष और आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नौकरी अड्डा 365 पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि जो जीएस के साथ साथ आपकी जो साइंस की क्लासेज हैं, साइंस की क्लासेज आपको रिकॉर्ड के माध्यम से दी जा रही है, जबकि जीएस की क्लासेज आपकी डेली 8:15 चलती है, वो आपका प्रैक्टिस सेट के रूप में चलता है। जबकि साइंस की क्लासेज रिकॉर्ड के माध्यम से दी जाती है और आपको मैंने साइंस का कई सारा वीडियो, मुझे लगता है 5 या 6 वीडियो हो चुका है। इसके पहले मान्य मात्रक मापन और कुछ राशियों के बारे में बताया है और उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन से एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक समझाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा। उसके बाद आज का जो टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज बहुत ही प्यारा टॉपिक रहने वाला है और वो प्यारा सा, सुंदर सा, बेहतरीन सा मेरा टॉपिक है, दैट इज द फोर्स। क्या है साथी? आज का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो क्या है? फोर्स है। यानी कि फोर्स को क्या बोलते हैं आपको पता है? बल है। और इसी में मैं न्यूटन के गति विषयक नियम पढ़ूंगा। क्या बोला? न्यूटन की गति के नियम। क्या बोला? न्यूटन की गति के नियम भी इसी में पढ़ेंगे। न्यूटन की गति के नियम भी इसी में पढ़ेंगे। तो अगर आपने वीडियो पिछला वाला नहीं देखा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जाकर पिछला वाला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही प्यारे अंदाज में मैंने आपको पढ़ाया है। तो चलिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, आखिर फोर्स है क्या? ध्यान से पढ़िएगा। आपके सामने क्या है भाई? बल किसे कहते हैं? सबसे पहला टॉपिक आपका बन चुका है कि व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। अब बताइए ध्यान से, बल क्या है? तो मैंने बोला, मैं अगर इस बोर्ड को ढकेल रहा हूं, अगर मैं इस बोर्ड को ऐसे ढकेल रहा हूं तो क्या बताओ बोर्ड में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो क्या बताओ ये फोर्स है? हाँ, बिल्कुल फोर्स है। क्योंकि फोर्स क्या करता है? फोर्स, पहली बात तो ये एक प्रकार का बाह्य बल होता है। क्या बोला साथी? एक प्रकार का ये बाह्य बल है। यानी कि बाहर से मैं जब इस पर फोर्स अप्लाई करता हूं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। क्या बोला? स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। और परिवर्तन हो सकता है का मतलब जरूरी नहीं कि परिवर्तन हो सकता है। यानी क्या बोला? एक प्रकार का फोर्स की बात करते हैं, एक प्रकार का बाह्य बल होता है। दूसरा मैंने बोला स्थिति में परिवर्तन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि इसमें बल में, सॉरी, इसमें स्थिति में परिवर्तन हो या ना हो। इसे ही क्या कहते हैं साथी? बल कहते हैं। और आपने इसका एक प्यारा सा फार्मूला पढ़ा होगा, दैट इज द फोर्स इक्वल क्या होता है? m इंटू ए। यस का मतलब क्या है? फोर्स जो है बल है। m का मतलब क्या है साथी? m का मतलब होता है द्रव्यमान। m का मतलब क्या है? द्रव्यमान। और a का मतलब क्या है? तो है त्वरण होता है। मैंने बढ़िया तरीके से बताया है कि त्वरण क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण वेग के बीच ग्राफ क्या होता है, विस्थापन के बीच ग्राफ क्या हो, सॉरी, विस्थापन और समय के बीच का ग्राफ क्या है, और वेग और समय के बीच का ग्राफ क्या है। जाकर अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा। अगर मैं चाहूं तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, चूंकि a बराबर होता है क्या? v माइनस यू इंटू टी। और ये आपका जो फार्मूला बन जाता है, अभी अभी मैं बताऊंगा, न्यूटन के गति विषयक का दूसरा नियम हो जाता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम यही हो जाता है, गति का द्वितीय नियम। ये मैंने लिख दिया। बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका क्या है? फोर्स होता है। चलो फोर्स के बारे में और कुछ पढ़ते हैं। तो साथी, अगर मैं बात करता हूं इसका मात्रक क्या है, तो मात्रक आपको पता है इसका क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अथवा अगर मैं बात करता हूं दूसरा मात्रक, तो दूसरा मात्रक आपको पता है, यम का मतलब क्या होता है साथी? किलोग्राम होता है। और ए का मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका एक मात्रक और हो जाता है किलोग्राम मीटर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूं इसकी विमा क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बोला साथी? अगर मैं बात करता हूं इसकी डायमेंशन यानी कि विमा, अगर मैं आपसे पूछूं कि डायमेंशन क्या होती है, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? आपको पता होगा, जो एम होता है, एम का क्या होता है? एम ही होता है। मास है तो एम होगा, और ए है तो क्या होता है साथी? एल टी माइनस टू होता है। तो जल्दी से बता दो, इसकी विमा क्या हो जाएगी? एम एल टी माइनस टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस टू हो जाएगा। और m का मतलब क्या होता है? चलो मात्रक यहां से एक बार चेक कर लेता हूं। m का मतलब किलोग्राम है। यल का मतलब क्या होता है? मीटर होता है साथी। और t का मतलब क्या होता है? सेकंड की पावर माइनस दो। तो बताओ बात समझ में आया कि नहीं आया? तो फोर्स क्या है? बढ़िया तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया कि बल क्या है? एक प्रकार का बाह्य बल होता है, एक प्रकार का बाह्य कारक होता है। बल
बाह्य बल है, एक प्रकार का बाह्य कारक होता है जो क्या करता है, स्थिति में परिवर्तन कर सकता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। और दूसरा मैंने बोला इसका फार्मूला क्या है, F इक्वल एम इंटू ए होता है, एम मास है, ए त्वरण है, मात्रक न्यूटन है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वीमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 2। और यही जो आपका ये फार्मूला निकल के आया, यही न्यूटन के गतिविषय के द्वितीय नियम का क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। चलिए और अगर इसके बारे में कुछ चीजें पढ़ें तो भैया बल क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं जो बल है ये बताओ सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। यानी कि जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा, ध्यान से सुनना, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो बताओ इसमें डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा, डायरेक्शन होगा तो बताओ साथ में मैग्नीट्यूड भी होगा कि नहीं होगा, दिशा और क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है। और जब दिशा और परिमाण दोनों होता है तो आप बता दो मुझे क्या होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो जो आपका फोर्स है, फोर्स भी दो प्रकार का होता है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको क्या बोला, जो फोर्स है भाई यानी कि ये जो बल है ना, ये भी दो प्रकार का डिवाइड होता है। एक इसमें होता है संतुलित बल, यानी कि क्या होता है, बैलेंस फोर्स होता है। क्या होता है साथी, पहला है कौन सा, संतुलित बल है, और दूसरा क्या है साथी, असंतुलित बल। क्या बोला, असंतुलित बल, असंतुलित बल। यानी कि एक आपका बैलेंस फोर्स है और दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा आपका अनबैलेंस फोर्स होता है। क्या बोला साथी, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। ये आपका बैलेंस फोर्स है और दूसरा आपका क्या है साथी, तो ये क्या है, अनबैलेंस फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स है। दो प्रकार के फोर्स हैं, एक आपका बैलेंस फोर्स है, दूसरा आपका अनबैलेंस फोर्स है। दोनों में अंतर समझते हैं, इसका मतलब ध्यान से सुनना। अब अगर बैलेंस फोर्स की बात करते हैं, जैसे मेरे पास कोई पिंड है, इसमें क्या होता है साथी, इसमें क्या होता है, बराबर बल लगता है, बराबर और विपरीत दिशा में। क्या बोला, बराबर और विपरीत दिशा में फोर्स लगता है, विपरीत दिशा में क्या लगता है, विपरीत दिशा में बल लगता है। जबकि अगर मैं दूसरे में बात करता हूं तो असंतुलित बल क्या होता है, इसमें बराबर नहीं असमान लगता है। क्या बोला, इसमें असमान फोर्स लगता है, असमान और विपरीत दिशा में लगता है। क्या बोला साथी, विपरीत दिशा में बल लगता है, विपरीत दिशा में बल लगता है। यानी कि दोनों में बहुत ही सा बारीक सा अंतर दिख रहा है कि इसमें मैंने आपको क्या बोला, बराबर और विपरीत लगता है, उसमें बराबर नहीं असमान और विपरीत दिशा में लगता है, लेकिन लगेगा तो दोनों विपरीत दिशा में ही लगेगा। अगर मैं किसी पर फोर्स लगा रहा हूं, मैंने फोर्स इधर लगाया, वो मेरे पर लगाता, और यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाता है। अभी न्यूटन के गतिविषयक नियम भी आपको समझाएंगे, याद करना। बराबर और विपरीत दिशा में अगर फोर्स लगेगा, आप बताओ, जैसे मैंने बोर्ड की ओर 10 न्यूटन लगाया, वो भी मेरे पर 10 न्यूटन लगाया, तो बताओ क्या परिवर्तन होगा, नहीं होगा। तो इसमें गति में परिवर्तन नहीं होता है, गति में परिवर्तन नहीं होता है। अब कैसे, इस बात को समझिएगा जरा फिर से। कैसे, मैंने बोला कि 10 न्यूटन से मैंने इधर फोर्स लगाया, चलो मैं मानता हूं एक आदमी कोई बीच में है, मैंने 10 न्यूटन से इसको ढकेला, वो भी मुझे 10 न्यूटन से ढकेला, मैंने इसको 10 न्यूटन से ढकेला, वो भी मुझे 10 न्यूटन से ढकेला, तो बताओ मैं इधर जाऊंगा कि इधर जाऊंगा, मैं तो वहीं पर खड़ा रहूंगा भैया, क्योंकि मैंने जितने फोर्स से ढकेला वो भी मुझे उतने फोर्स से ढकेला, तो बॉडी तो रेस्ट कंडीशन पे है ना, तो बॉडी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि गति में परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब मेरे पास एक पिंड था और इधर एक दूसरा पिंड था, और इधर से अगर 10 न्यूटन का बल लगा तो इधर से भी कितना लगा भाई, 10 न्यूटन लगा, और इन दिस कंडीशन ये बॉडी क्या रहती है, रेस्ट कंडीशन पर रहती है, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी को बोलते हैं दिस इज द बैलेंस फोर्स, इसी को क्या कहा जाता है, बैलेंस फोर्स कहा जाता है। जबकि मैं दूसरे में अगर चलता हूं तो दूसरे में क्या है, गति में परिवर्तन हो जाता है। गति में क्या हो जाता है साथी, तो गति में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। क्या बोला, गति में परिवर्तन हो जाता है, इसमें गति में परिवर्तन नहीं होता है, और इसमें गति में परिवर्तन हो जाता है। चलो इसको भी थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। मेरे पास एक पिंड था और इधर एक पिंड था, और इधर से इन्होंने लगाया 15 न्यूटन का फोर्स, और ये इधर से लगाया कितने न्यूटन का, मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। दोनों विपरीत तो है ना, बताओ विपरीत है कि नहीं है भाई, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है,
तो दोनों क्या है आपके विपरीत बल हैं, एक इधर है और दूसरा इधर है, तो विपरीत है लेकिन कम अथवा ज्यादा है यानी कि असमान है। तो मुझे आशा है कि संतुलित और असंतुलित अब भरपूर आपको समझ में आया होगा। टेबल से मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, और जैसे ही अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं तो मेरा एक प्यारा सा आता है, क्या एक प्यारा सा टॉपिक आता है, न्यूटन के गति विषयक नियम। क्या बोला साथी? न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन के गति विषयक नियम। अब ध्यान से समझते हैं भैया गति विषयक नियम। आखिर न्यूटन के गति विषयक नियम क्या हैं? तो न्यूटन के गति विषयक मुख्यतः कितने नियम हैं? मुख्यतः 3 नियम हैं। क्या बोला साथी? मुख्यतः कितने हैं? मुख्यतः 3 नियम हैं। और जो मुख्यतः तीनों नियम हैं ये कहाँ दिए हैं? तो एक इनकी पुस्तक है और इस पुस्तक का नाम क्या है? द प्रिंसिपिया, बहुत ही फेमस है। द प्रिंसिपिया एक पुस्तक है भाई। इस प्रिंसिपिया पुस्तक में इसके बारे में बारीक सा बताया गया है। और ये जो प्रिंसिपिया पुस्तक है ये कब लिखी गई थी? तो भाई ये प्रकाशित 1687 में। कब है? 1687 में प्रकाशित होती है, न्यूटन की ही बुक है। तो ध्यान से समझिएगा, इनकी पुस्तक द प्रिंसिपिया है, 1687 में प्रकाशित होती है। यही न्यूटन के गति विषयक इसमें क्या है? भरपूर रूप से बताया गया है। तो चलते हैं भाई, ध्यान से पढ़ते हैं। क्या न्यूटन के गति विषयक के 3 नियम है, और इसमें जो आपका पहला नियम है, ध्यान से समझिएगा, पहला नियम किससे संबंधित है? तो पहला नियम संबंधित है जड़त्व के नियम से। क्या बोला? पहला नियम किससे संबंधित है साथी? जड़त्व के नियम से। अब इनर्शिया ला क्या होता है? इसको बोलते हैं साथी, जड़त्व को बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं साथी? इसको इनर्शिया बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है? गति का द्वितीय नियम। जो द्वितीय नियम होता है वो बल पर आधारित है। क्या बोला? बल पर आधारित है। और बल पर आधारित कैसे है इसको हम समझेंगे बहुत ही बारीक तरीके से। इसमें एक फार्मूला आता है कि जो बल परिवर्तन है वो संवेग परिवर्तन के बराबर है। क्या बोला? जो संवेग बल है वो संवेग परिवर्तन के दर के बराबर है, संवेग परिवर्तन के दर के बराबर है। मैं बढ़िया तरीके से समझूंगा कि किस तरीके से आपका क्या है, संवेग परिवर्तन बल के बराबर है। न्यूटन की ये गति विषयक का द्वितीय नियम है। गति विषयक का क्या है? द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम है। चलो इसको अभी समझेंगे, लेकिन अब समझते हैं कि तीसरा नियम क्या है। तो तीसरा है साथी जिसे आप बड़ा प्यारा सा नाम बोलते हैं, क्या? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर मैंने आपको एक थप्पड़ मारा तो आप भी मुझे मारते हो, बस अंतर ये है कि मैंने आपके गाल पे मारा थप्पड़ और आपने मेरे हाथ पर मारा थप्पड़। है 10 न्यूटन का, मैंने गाल पे लगाया, गाल पे लगा तो ज्यादा तेज से लगा और हाथ पे लगा तो कम लगा। यही क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। यानी कि अगर आपने किसी को मारा है तो वो भी आपको मारा है। ये मत सोचिए कि भैया कि मैंने उसे 10 थप्पड़ मार के चलाया हूं। आज ये बड़ी बात अजीब सी लग रही होगी आपको। हाँ, मैंने क्या बोला? अगर किसी को आप 10 थप्पड़ मार के आते हो और बड़े बलशाली अपने आप को कहलाते हो, बोलते हो मैंने 10 थप्पड़ मार के आया, मेरे से आकर पूछोगे, मैंने बोला गधे तुम भी मार खाए हो। कैसे? क्योंकि जितने फोर्स से तुमने उसको मारा वो भी मारा, बस अंतर ये है कि आपने उसके गाल पे मारा और उसने गाल से हाथ पर मारा। समझ में आया? ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा बात मैंने आपको बताया। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो बताओ तीनों बातें समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब एक एक का बढ़िया सा डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट होता है आपका क्या? न्यूटन के गति विषयक का प्रथम नियम। न्यूटन के गति विषयक का प्रथम नियम, गति विषयक का प्रथम नियम। अब ध्यान से समझते हैं भाई, न्यूटन के गति विषयक का प्रथम नियम क्या है। और ये जो प्रथम नियम है इसे ही क्या बोला जाता है? इनर्शिया लॉ बोला जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है भाई? जड़त्व का नियम कहा जाता है। क्या बोला साथी? जड़त्व का नियम कहा जाता है। अच्छा, जड़त्व का मतलब क्या होता है? तो ध्यान से समझिएगा, जो जड़त्व है ना भाई, इस जड़त्व का अगर मैं समझता हूं मतलब, तो इस जड़त्व का मतलब क्या होता है साथी? जब कभी भी जड़त्व दिया रहता है तो जड़त्व का मतलब होता है अवस्था में परिवर्तन। क्या बोला? अवस्था में परिवर्तन। क्या बोला साथी? अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। और ये जड़त्व जो है ना, ध्यान से सुनना भाई, क्या बोला? ये जो जड़त्व है ये भी आपके कई प्रकार के हैं। ये जड़त्व भी कई प्रकार के होते हैं। अब कितने प्रकार के हैं ध्यान से यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर मैं कुछ लाइन देख रहा था, नहीं मिल रही है लाइन मुझे, चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बनाता हूँ। मैंने क्या बोला? ये जड़त्व जो है भाई ये भी आपके कई प्रकार के हैं। ध्यान से देखना, जो आप जड़त्व पढ़ते हो वो मुख्यतः आपने 2
पढ़ा है, लेकिन वैसे अगर बात करें तो ये 3 प्रकार के जड़त्व होते हैं। मैंने क्या बोला, मेनली आपके 2 ही हैं। मेनली आपके कितने हैं? मेनली आपके मुख्यतः 2 ही होते हैं। तीसरा एक अन्य होता है। क्या बोला? तीसरा एक अन्य होता है। आपको 2 ही पढ़ना है। और इसमें जो सबसे पहला नंबर आता है साथी, वो किसका आता है? तो पहला आता है गति का जड़त्व। क्या बोला? पहला नंबर किसका आता है? गति का जड़त्व आता है। और दूसरा कौन सा आता है साथी? विराम का जड़त्व आता है। क्या बोला? विराम का जड़त्व आता है। और थोड़ा बहुत और दिमाग लगाकर पढ़ना चाहते हो तो एक दिशा का भी जड़त्व होता है। मैं इसको भी थोड़ा सा बता दूंगा, बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है। फिर भी आपने जड़त्व का मतलब तो समझा। जड़त्व का मतलब होता है साथी विरोध करना, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करना। और मैंने आपको 3 प्रकार से बताया है। एक प्रकार आपका गति का जड़त्व, दूसरा विराम का जड़त्व, और तीसरा आपका क्या है साथी? तो तीसरा है आपका किसका? दिशा का जड़त्व। अगर मैं गति के जड़त्व में पढ़ता हूं तो कोई वस्तु, क्या बोला साथी, ध्यान से समझिएगा, अगर कोई वस्तु क्या है? गति में है, कोई वस्तु क्या है? गति में है, तो वो हमेशा गति में रहना चाहती है। तो वह हमेशा क्या रहना चाहती है? गति में रहना चाहती है। हमेशा गति में रहना चाहती है, गति में रहना चाहती है। लेकिन मैं क्या करता हूं, हम लोग तो गलत प्राणी ठहरे और फोर्स लगाकर उसको रोक देते हैं। कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में तो हमेशा गति में रहना चाहती है, लेकिन क्या बोला? लेकिन बल लगाकर, क्या बोला? बल लगाकर क्या करते हैं? परिवर्तन का विरोध करते हैं। बल लगाकर उसमें क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। और जब बल लगाकर परिवर्तन कर देते हैं साथी, तो बताओ अगर कोई वस्तु गति में है, मैंने फोर्स लगाकर उसे रोक दिया, तो बताओ उसकी अवस्था में आपने परिवर्तन किया कि नहीं किया? और वस्तु गति में रहना चाहता था, लेकिन आपने जबरदस्ती कर दिया, और इसी को बोलते हैं गति का जड़त्व। चलो अब दूसरा समझते हैं। तो दूसरे का मतलब क्या है? विराम का जड़त्व। यदि कोई वस्तु, क्या बोला साथी? यदि कोई वस्तु क्या रहना चाहता है? कोई वस्तु आपका अगर स्थिर अवस्था में है, क्या है? स्थिर अवस्था में है, तो वो हमेशा स्थिर रहना चाहती है। स्थिर अवस्था में है तो वो हमेशा में है, तो वह हमेशा क्या रहना चाहती है? वह हमेशा स्थिर में रहना चाहती है। क्या बोला साथी? वह हमेशा क्या रहना चाहती है? स्थिर में रहना चाहती है। लेकिन बल लगाकर, क्या बोला? मैंने बोला लेकिन बल लगाकर आप क्या कर देते हो? परिवर्तन कर देते हो, जिसका ये विरोध करता है। यही क्या होता है? विराम का जड़त्व। बात पढ़ते हैं दिशा का जड़त्व। जब कभी आप वृत्तीय गति पढ़ते हैं, क्या बोला साथी? जब कभी आप वृत्तीय गति पढ़ते हैं तो ये आपका क्या होता है? एक प्रकार का दिशा का जड़त्व होता है। जैसे मान लीजिए एक कार है, मैंने क्या बोला? मान लीजिए एक कार है, इसको थोड़ा सा यही समझेंगे। मैंने क्या बोला? एक सर्कल है, और इस सर्कल से मान लीजिए यहां से एक कार गुजर रही है। कौन गुजर रही है भाई? यहां से एक कार गुजर रही है। ये मेरी कार है। चलो मैं बनाता हूं बढ़िया सा कार। ये मेरी क्या है भाई? कार है। और ये कार जब ऐसे, अब बताओ, गुजरेगी, तो ध्यान से सुनना। अभी जब यहां से कार गुजरना चाहती है, तो बताओ अब ऐसे कार इधर निकलेगी, तो बताओ यहां इसका मतलब है कि कार जाना चाहती है इस डायरेक्शन में। क्या बोला साथी? कार इस डायरेक्शन में जाना चाहती है। लेकिन आप इसके परिवर्तन का क्या, ध्यान से सुना, आप इसके दिशा में क्या करना चाहते हैं? परिवर्तन करना चाहते हैं। तो यही क्या होता है? दिशा का जड़त्व होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि वो अपने सीधा डायरेक्शन में जाना चाहता है, लेकिन आप उसकी दिशा में परिवर्तन करते हो, तो वो आपका क्या होता है साथी? डायरेक्शन इनर्शिया होता है। बताओ तीनों बातें समझ में आया कि नहीं आया? अब पढ़ते हैं कुछ उदाहरण। क्या बोला साथी? कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। अभी प्रथम नियम ही चल रहा है। कौन सा नियम? अभी आप प्रथम नियम ही पढ़ रहे हैं। और प्रथम नियम में हम क्या है? मैंने क्या पढ़ा था? जड़त्व का नियम। क्या बोला साथी? जड़त्व का नियम। अब कुछ उदाहरण समझते हैं। इसके मैंने क्या बोला? जड़त्व के नियम के क्या है? कुछ उदाहरण हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं? ध्यान से इसको समझिएगा। क्या बोला साथी? उदाहरण पढ़ते हैं। अब उदाहरण कौन कौन से हैं? इसमें जो सबसे पहला उदाहरण आता है, ध्यान से सुनना, जो बहुत ही प्रचलित है। अगर कोई बस पर यात्री बैठा है, क्या बोला? अगर कोई बस पर क्या बैठा है भाई? बस पर यात्री बैठा है। बस पर क्या बैठा है? यात्री बैठा है। और जो बस है ना, ये क्या है? गतिमान है, बैठा है। और बस क्या है साथी? गतिमान है। बस क्या है? बोलो, गतिमान है। और जब बस गतिमान है तो बताओ यात्री भी तो साथ में गतिमान है। लेकिन क्या होता है? ध्यान से सुनना, जैसे ही वो ब्रेक लगाता है, क्या बोला? ब्रेक लगाने के बाद, क्या बोला साथी? ब्रेक लगाने के बाद क्या कंडीशन होगी? और ब्रेक लगाने के बाद जब मैं गति में रहता हूं तो मैं गति में रहना चाहता हूं, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद व्यक्ति का आगे झुक जाना। क्या बोला? व्यक्ति का
आगे झुक जाना, आगे झुक जाना। अब आप बोलोगे सर ये बात बताओ जरा कैसे, तो चलो अब थोड़ा सा समझते हैं आखिर कैसे। ये मेरे पास एक बस थी और इस बस में कई सारे लोग बैठे थे। ये बस का पहिया है भाई, इसमें कई सारे लोग क्या थे, बैठे थे। ध्यान से समझिएगा, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग बैठे हैं। और जहां ध्यान से सुनना, अब क्या होगा भाई, बस अचानक गतिमान होती है तो मेरा बॉडी क्या है, वो लगातार ऐसे मोशन में रहना चाहता है। लेकिन जैसे मैंने क्या किया, बस का यात्री जो चालक है वो ब्रेक लगाता है और ब्रेक लगाता है, फिर भी मैं गतिमान हूं। मैंने क्या बोला, ये लगा दिया ब्रेक, क्या लगा दिया साथी, ये लगा दिया ब्रेक। और जब ब्रेक लगा दिया तो बस क्या हो गई, बस तो यहीं रुक गई। लेकिन व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति आगे जाना चाहता है। बस रुक गई, व्यक्ति आगे झुक गया, तो बताओ क्या होता है, इस कंडीशन पर आगे झुक जाता है। और ये बताओ कौन सा जड़त्व है, तो भाई ये कौन सा जड़त्व हो जाता है, गति का जड़त्व। क्या बोला साथी, ये क्या हो जाता है आपका, गति का जड़त्व, गति की अवस्था का विरोध करता है। चलते हैं दूसरे की तरफ, तो दूसरा जो आपका उदाहरण आता है, ध्यान से सुनना। अब मैंने क्या बोला, चलती बस का रुक जाना, ये आपका पहला था। और अचानक बस का चलना, क्या बोला, अचानक, अचानक बस के चलने पर, अचानक बस के चलने पर, ध्यान से सुनना, अचानक बस के चलने पर। अब यात्री बताओ आगे की ओर झुकेगा कि पीछे की ओर। अचानक बस चलने पर यात्री का पीछे की ओर झुकना, यात्री का किसकी ओर भाई, पीछे की ओर झुकना, पीछे की ओर झुक जाना, पीछे की ओर झुक जाना। ये आपका क्या है, ये आपका है भाई विराम का जड़त्व। किसका जड़त्व है बोलो, ये आपका किसका, विराम का जड़त्व। अब आप बोलोगे सर चला इसको भी समझाइए, विराम का जड़त्व। अब ध्यान से इस बात को भी समझना, वही बात है, ये आपकी बस है और बस में ढेर सारी यात्री इस तरीके से बैठे हैं भाई। और जब ढेर सारी यात्री इस तरीके से बैठे हैं बस में, तो अब बताओ क्या है, बस अभी रेस्ट कंडीशन पर है, बस क्या है, अभी रेस्ट कंडीशन पर है। और जैसे बस अचानक चलती है, मैं तो यहां पर बैठा हूं ना, बस चल गई, मेरा शरीर तो यहीं रह गया, बस निकल गई आगे, लेकिन यात्री रह गया यहीं। और जब यात्री यही रह जाता है, बस निकल गई आगे और यात्री बेचारा यहीं रह गया, ये निकल गई आगे, यही रह गया, तो बताओ ये पीछे को झुकेगा नहीं, क्योंकि मेरी बस तो आगे, मैं तो यहीं बैठा रह गया। और जब मैं यहीं बैठा रह जाता हूं तो इसी को क्या बोलते हैं भाई, बस के चलने पर यात्री का पीछे की ओर झुक जाना। समझ में आया, क्योंकि मैं तो बैठा हूं और बस निकल गई आगे, जब बस निकल गई आगे, मैं बैठा था तो मेरे साथ बस निकल गई, और इस तरीके से झुक जाते हैं। तो ये क्या होता है साथी, ये आपका क्या है, जड़त्व के नियम पर ही है। इसके दो एग्जांपल बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। चलते हैं अगले एग्जांपल की ओर। तो अगला एग्जांपल, जैसे मैंने बोला, पेड़ की टहनी को, क्या बोला, पेड़ की टहनी को हिलाने पर, पेड़ की टहनी को हिलाने पर, हिलाने पर फल का नीचे की ओर गिर जाना, फल का नीचे की ओर गिर जाना, फल का नीचे की ओर गिर जाना। अब ऐसा क्यों भाई, ध्यान से सुनना। मेरे पास एक पेड़ है, क्या बोला, मेरा एक यहाँ पर इस तरीके से क्या है भाई, मान लेते हैं एक प्रकार का यहाँ पर ऐसे पेड़ लगा था और इसमें बहुत सारी टहनियां थी। क्या बोला साथी, इसमें बहुत सारी टहनियां थी और इस टहनी में क्या लटक रहे थे, इस टहनी में फल लटक रहे थे, इस टहनी में क्या लटक रहे थे, फल लटक रहे थे। अब जब मैं क्या करता हूँ भाई, मैं इस टहनी को हिलाता हूँ, तो बताओ ये तो अभी रेस्ट कंडीशन पे है ना, ये बताओ रेस्ट कंडीशन पर है। तो अब क्या होगा, जैसे मैं टहनी को पकड़कर हिलाऊंगा, तो अब क्या होगा भाई, टहनी को पकड़कर मैंने ऐसे गतिमान कराया, लेकिन फल तो वही रहा और यहीं से ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ये कौन सा नियम है भाई, ये भी आपका क्या है, जड़त्व का नियम है। चलते हैं अगले एग्जांपल की ओर। आप जब कंबल को झटकते हो, कंबल है मेरे पास, अभी यहाँ कोई कपड़ा नहीं तो झटक के दिखाता, कंबल है मेरे पास, मैंने ऐसे तेजी के साथ झटका, तो जल्दी से बता दो क्या होगा, उसमें धूल के कण बाहर निकल जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो कंबल में है वो रेस्ट अवस्था में है। जब मैंने इनको ऐसी तेजी के साथ झटक दिया तो कंबल के जो आप थे ये तो इधर उधर होना स्टार्ट, लेकिन धूल वहीं रह गए। और जब मैंने इसे झटका तो धूल वहीं थे, कंबल इधर आ गया और इससे धूल के कण क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। कंबल को क्या बोला, कंबल को अचानक झटकने पर, कंबल को अचानक झटकने पर, झटकने पर, झटकने पर धूल के कण का बाहर आना, धूल के कण का, ए भैया गलत ना हो यार, क्या बोला, धूल के कण का, धूल के कण का बाहर आना, धूल के कण का क्या, बाहर आना। बताओ मजा आया कि नहीं, एक एक बात बताओ, समझ रहे हो या फिर रट रहे हो। मैंने आपसे क्या बोला, एक एक बात को समझना है, साथ ही इसको रटना नहीं है। क्या बोला, इसको रटना नहीं है।
चलते हैं एक आध और पढ़ते हैं भाई, अभी थोड़ी सी जगह बची है, एक आध और उदाहरण समझते हैं। जैसे मेरे पास एक टेबल है, ध्यान से समझना, एक टेबल है और यहाँ पर एक क्या है साथी, यहाँ पर एक ग्लास है और इस ग्लास के बीच में, ध्यान से सुना, इस ग्लास के बीच में एक मैंने पेपर लगा दिया है। क्या लगा दिया है भाई, यहाँ पर मैंने एक पेपर लगा दिया। ये है मेरा क्या, एक पेपर है, ध्यान से सुनना। अब मैं क्या करूंगा, पेपर को ध्यान से समझिए, एक एक चीज को, पेपर को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया और फोर्स लगाकर मैंने तेजी के साथ इसको इधर से खींच लिया। ऐसे मान लीजिए कि ये फर्श है, यहाँ पर एक ग्लास रखी है, जैसे मैंने बोला ये ग्लास रखी है, यहाँ बीच में एक पेज है, मान लीजिए, ये भैया निकल आओ, एक मिनट रुक जाइए भाई। बिल्कुल, अब ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास पेज है, दिख रहा है, ये मेरे पास पेज है, ये मेरे पास क्या है, मान लीजिए ग्लास है, इतना बड़ा बॉटल नहीं रहना चाहिए, ठीक है, बैलेंस उसका बराबर रहना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। चलिए, तो ये आपका कागज है, यहाँ पर ग्लास है, ये आपका मान लीजिए टेबल है, ये टेबल, ये कागज, ये आपका क्या है, मैंने बोला ये आपका क्या है साथी, ये बॉटल है। और मैंने अभी यहाँ तो देखो मेरे से दबा हुआ है, ठीक है, अभी हो नहीं पाएगा, अब टेबल पर रखेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। अब मैं तेजी के साथ क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, तेजी के साथ खींचूंगा तो ये यहीं पर रहेगा। अभी मैंने पकड़ा है, ठीक है, अभी नहीं हो रहा है, मैंने तेजी के साथ खींचा, ये अपनी पर कंडीशन पर वही है, क्योंकि ये गतिमान हो गया लेकिन ये रेस्ट में रहना चाहता है। क्या बोला, ये गतिमान हो गया, रेस्ट में रहना चाहता है और इसका फोर्स इतना ज्यादा नहीं कि इसे क्या कर सके, गिरा सके। तो ये भी क्या है आपका साथी, ये भी आपका क्या था, ये भी आपका जड़त्व का उदाहरण था। तो बताइए समझ में आया कि नहीं है। पांचवा नंबर क्या है, जब कोई टेबल, बताओ समझ क्या है कि लिखना पड़ेगा, जब कोई ग्लास टेबल पर रखी होती है और उसके बीच में कागज होता है, तो उसके बीच में अगर कागज है भाई, इसी को मैं समझा रहा हूं, उसके बीच में कागज है, कागज को अचानक तेजी के साथ खींचने पर ग्लास वहीं पर रह जाती है। ये भी किसका उदाहरण है, ये भी आपके जड़त्व का ही उदाहरण है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। इतनी चीजें मैंने बताया है भाई, एक एक चीजें समझ में आना चाहिए। इसका एक आध एग्जांपल और क्या है भाई, और एक छठा एग्जांपल भी है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने क्या है भाई, मैंने जैसे मान लिया कि क्या करता हूं, एक बंदूक से क्या मारता हूं, कांच में गोली मारता हूं। एक बंदूक से जब कांच में गोली मारता हूं तो क्या बताओ, अब जो शीशा होगा वो बिल्कुल गोल सा जाएगा, लेकिन जब एक पत्थर को मारती हो तो क्या होता है, वो चटक जाता है। इसमें भी आवेग कभी रहता है और ये भी आपका रहता है। जब आप तेजी के साथ मारते हैं तो क्या होता है, पूरा रेस्ट में रहना चाहता है। मैंने क्या बोला, इधर से मैं लिख दे रहा हूं कांच का उदाहरण भी। मान लीजिए ये क्या है भाई, ये एक का क्या है, ग्लास है, और जब इसमें गोली, बंदूक की गोली से मारते हैं तो बहुत तेजी के साथ स्पीड होती है। जब स्पीड होती है तो वो रेस्ट में ही रह जाता है, वो गतिमान नहीं होना चाहता। जब आप इसे पत्थर से मारते हैं तो उसके बीच का समय ज्यादा लग जाता है, और जब समय ज्यादा लग जाता है तो पूरा का पूरा वो गतिमान होना चाहता है और इससे चटक जाता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। तो चलते हैं भाई न्यूटन के गतिविषय के द्वितीय नियम पर। मुझे आशा है कि पहला नियम बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन अंदाज में आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे नियम की ओर। तो अगला आपका क्या आता है, न्यूटन के गतिविषय का दूसरा नियम। न्यूटन के गतिविषय का कौन सा, गतिविषय का दूसरा नियम, गतिविषय का दूसरा नियम। अब दूसरा नियम क्या है भाई, जो दूसरा नियम है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जब आप क्रिकेट वगैरह खेल रहे हो तो इस नियम को जरूर समझिएगा। क्या है भाई, तो अगर मैं पढ़ता हूं न्यूटन के गतिविषय का दूसरा नियम क्या है, तो इन्होंने बताया जो लगने वाला बल है, क्या बोला साथी, जो लगने वाला क्या है, बल है, लगने वाला बल संवेग परिवर्तन, क्या बोला, संवेग परिवर्तन के समय दर के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन के समय दर के बराबर होता है, समय दर के क्या होता है, बराबर होता है। ये इसका क्या है, आपका दूसरा नियम है। ध्यान से सुनना, ये इसका कौन सा नियम है, दूसरा नियम है। कुछ और इंपॉर्टेंट इसमें क्या पढ़ते हैं, फैक्ट समझते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझने के लिए ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये है कि मैंने क्या बोला, लगने वाला बल, क्या बोला, लगने वाला बल, तो मैंने बल लिख दिया। और फिर क्या है, संवेग परिवर्तन की समय दर, तो संवेग परिवर्तन की समय दर का मतलब डेल्टा पी अपान में क्या होता है, डेल्टा टी होता है। ध्यान से सुनना, डेल्टा पी अपान में डेल्टा टी होता है साथी। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं एक लाइन और, तो बताओ क्या हो जाएगा, P बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है। लेकिन मास बदलने वाला नहीं है। ध्यान से सुनना भाई, क्या बोला, यहां पर मास बदलने वाला नहीं तो m होगा, जबकि वेग बदल सकता है, इसीलिए क्या होता है, डेल्टा v होता है और अपान में डेल्टा t होता है। ध्यान से सुनना, कई सारी चीजें इसमें मिस्टेक, अगर कहीं डेल्टा m इंटू डेल्टा v लिखा है ना,
आपका ये गलत लिखा है, क्योंकि वाई में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या बताओ, मेरा भार तो वही रहने वाला है, द्रव्यमान तो परिवर्तन नहीं होगा भाई। इसका मतलब आपने अगर डेल्टा यम लिखा है, इसका मतलब द्रव्यमान भी परिवर्तन हो रहा है, तो कहीं ऐसा दिखा होगा तो भैया बिल्कुल गलत है, डेल्टा यम नहीं लिखेंगे। फिर से सुनना, डेल्टा यम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यम में परिवर्तन हो रहा है। क्या मैं यहां पर बैठा हूं, यहां के बाद मैं 20 किलोमीटर चलकर कहीं और जाता हूं, क्या बताओ मेरा द्रव्यमान कम हो गया क्या? भाई मेरा द्रव्यमान कम थोड़ी हुआ। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, यहां डेल्टा यम नहीं लिखते हैं, वी को लिखते हैं, क्योंकि वेग बदल सकता है। तो चलो और साथ ही इसको आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है v माइनस यू, और t2 माइनस t1 या फिर डेल्टा t डायरेक्ट लिख सकते हो। अब ध्यान से सुनना भाई, v माइनस यू अपान में डेल्टा t, क्या बताओ इसकी जगह आप लिख सकते हो तरड़। क्या लिख सकते हो भाई, तरड़, यानी कि v माइनस यू अपान में क्या, डेल्टा टी। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा साथी, F इक्वल क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। और ये प्यारा सा इक्वेशन आया है जो आपको बल को प्रूव करता है, यानी कि F इक्वल क्या होता है, यमी होता है, जो आपने बल में पढ़ा है। बताओ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो ये कौन सा नियम है, ये न्यूटन के गतिविषय का दूसरा नियम है। क्या बोला साथी, ये न्यूटन के गतिविषय का कौन सा नियम है, दूसरा नियम है। चलते हैं अब कुछ उदाहरण पढ़ते हैं, चलते हैं इसके कुछ उदाहरण भी पढ़ते हैं। तो अब ध्यान से समझना, जैसे मैंने किसी पर फोर्स लगाया, तो जो संवेग परिवर्तन की समय दर है, जैसे जैसे समय का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे फोर्स का मान कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। इसका मतलब, इस वाले कथन का मतलब बहुत ही बारीकी से समझना। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप समय का मान बढ़ा रहे हो, फोर्स का मान घटता जाएगा। क्या बोला साथी, समय का मान बढ़ाओगे तो फोर्स का मान घटेगा, समय का मान कम करोगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। चलते हैं इसका उदाहरण समझते हैं। तो अब भाई मैंने क्या बोला, इसके उदाहरण की ओर जब बढ़ते हैं, तो एग्जांपल की ओर, अब ध्यान से समझना। एक आपका सबसे पहला उदाहरण आता है, जैसे आपने एक भारी वस्तु है, क्या बोला साथी, एक भारी वस्तु है, और दूसरी एक कौन सी वस्तु है, हल्की वस्तु है, और दोनों का वेग उतनी ही तेजी के साथ आता है। मान लीजिए इसका वेग है आपका, मान लीजिए कितना है, 50 मीटर पर सेकंड है, और इसका भी वेग कितना है साथी, 50 मीटर पर सेकंड है, 50 मीटर पर सेकंड है। दोनों का वेग अगर उतना ही है, एक मिनट यार, हाँ, इसका वेग कितना है भाई आपका, 50 मीटर पर सेकंड है, और इसका भी वेग कितना है, 50 मीटर पर सेकंड है। अब मैंने आपसे पूछा क्या, कि दोनों वस्तु आपके हाथ पर आने वाली है, और समय अभी समान लगता है, समय इसमें भी t1 और इसमें भी t1। अब बताओ बल किसमें ज्यादा लगेगा, बताओ फोर्स इसमें ज्यादा लगेगा या फिर इसमें लगेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, समझो तो बात को, क्योंकि अभी इसी से कुछ उदाहरण समझाने वाला हूं। तो बताओ इन दोनों क्या क्या, इन दोनों पीरियड के बीच बताओ फोर्स किसमें ज्यादा लगेगा। ये F1 है, और साथ ही ये क्या है, F2 है। तो बताओ F1 इज ग्रेटर देन F2 होगा, ये पहला ऑप्शन है। और दूसरा क्या है, F1 इज लेस देन F2 होगा, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा क्या है, F1 इक्वल F2 होगा, या फिर चौथा आप अपने आप बना लेना। तो क्या बोला, एक भारी वस्तु आपके हाथ पर आने वाली है, एक हल्की वस्तु आने वाली है, दोनों का फोर्स उतना ही है। तो मैंने क्या बोला, आपने अभी अगर फार्मूला पढ़ा हो तो बताइएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m, याद करना, बताओ यही होता है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी या टी होता है। जैसे जैसे द्रव्यमान, देखो टी तो दोनों में बराबर है, ध्यान से सुनना भाई, अगर नजर इधर उधर गायब कर रहे हो तो कहां समझ में आएगा। हाँ चले, मैंने क्या बोला, समय तो दोनों में बराबर है, t1 t2 बराबर है, लेकिन बताओ इसका भार ज्यादा है और इसका भार कम है, यानी कि द्रव्यमान जिसका ज्यादा होगा, द्रव्यमान जिसका ज्यादा है फोर्स ज्यादा लगेगा, द्रव्यमान कम है तो फोर्स कम लगेगा, यानी कि इसका भार ज्यादा है। क्या बोला, ये आपका ज्यादा है, यानी कि m1 इज ग्रेटर देन m2 है, और जब m1 इज ग्रेटर देन m2 है तो बताओ f1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, f2 होगा। ये इसका क्या हो जाएगा साथी, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। मैंने क्या बोला, जिसका द्रव्यमान ज्यादा है उस पर फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, और इसीलिए क्या होता है, जब वो कोई टेनिस की बॉल होती है, टेनिस की बॉल आप कैच करते हो, और इसी पर आधारित है, याद रखना, कहीं इधर उधर नहीं जाना है। ये जब टेनिस की बॉल आप लेते हैं और दूसरा आप कोई मान लेते हैं क्रिकेट खेलते हैं, तो दोनों में बताओ कौन सी गेंद आपको तेजी के साथ लगेगी। और मैंने क्या बोला, दोनों में समय उतना ही लगता है। तो मैंने क्या बोला भाई, क्रिकेट की गेंद, क्या बोला, क्रिकेट की गेंद अधिक चोट पहुंचाती है, अधिक चोट पहुंचाती है, चोट पहुंचाती है, जबकि जबकि टेनिस की बॉल, जबकि किसकी, टेनिस की बॉल, जबकि टेनिस की बॉल कम, टेनिस की बॉल कम
चोट पहुंचाती है। अब बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको इसी उदाहरण से समझाया है। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज पीछे वीडियो करके देखिएगा, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। चलते हैं, ये पहला एग्जांपल था जिसको मैंने पूरा का पूरा मैथमेटिकल फॉर्म में करके बताया है। चलते हैं दूसरे उदाहरण की तरफ, और जब दूसरे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं तो अब तो ये किस पर आधारित है? द्रव्यमान पर। यानी कि जैसे जैसे, फिर से सुनना, इसका मतलब क्या है भाई, इसमें मैं कोड में लिख दे रहा हूं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम। जैसे जैसे द्रव्यमान का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे फोर्स भी क्या होता जाएगा? आपका बढ़ता जाएगा। अच्छा, अब और भी इसका एग्जांपल समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने क्या बोला कि मान लीजिए लंबी कूद कूदते हो या ऊंची कूद कूदते हो कोई भी, तो आपका क्या करता है, वहां पर देखते हैं तो हम मिट्टी की हल्की सी खुदाई कर देते हैं। क्यों खुदाई करते हैं? ताकि चोट कम लगे। तो मैंने क्या बोला, ऊंची कूद अथवा लंबी कूद। क्या बोला? लंबी कूद के लिए, लंबी कूद के लिए, कूद के लिए क्या करते हैं? मिट्टी को मिट्टी की खुदाई कर देते हैं। मिट्टी की क्या कर देते हैं? खुदाई कर देते हैं। क्यों खुदाई कर देते हैं? ताकि वहां पर समय ज्यादा लगे। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने बोला कि फर्श पर आप कूदते हो, ध्यान से सुनना। अब इसका भी उदाहरण समझिएगा। एक व्यक्ति है जो फर्श पर कूद रहा है और दूसरा है जो मिट्टी खुदाई की हुई मिट्टी में कूद रहा है। मैंने क्या बोला? मिट्टी में कूद रहा है, खुदाई की है। क्या बोला? इसका खुदाई की है, मिट्टी है, यानी कि उस पर ऊपर है थोड़ा बहुत। अब बताओ दोनों में फोर्स कहां ज्यादा लगेगा? तो भैया अब इसमें देखूंगा, इसमें F1 फोर्स लगता है और इसमें F2 लगता है, तो फोर्स ज्यादा कहां पर लगेगा? तो भैया किसमें लगेगा? F1 इज ग्रेटर देन F2, यानी कि फर्श में ज्यादा चोट पहुंचेगी, फर्श में ज्यादा चोट पहुंचेगी। जबकि दूसरे में किसमें भैया? जिसमें आपने मिट्टी की खुदाई की उसमें कम, क्योंकि इसमें क्या है भाई, इसमें समय ज्यादा लगा है। क्या लगा है? समय क्या लगा है? ज्यादा लगा है। और जब समय ज्यादा लगेगा तो आपको पता है क्या है, मैंने आपको बताया है F इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी। अरे भाग खा रहे हो भाई, F इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी, समय ज्यादा लगेगा। जैसे जैसे समय का मान बढ़ाओगे फोर्स का मान कम होता जाएगा। इसमें क्या है, फर्श पर कूदे समय बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि फर्श पर नीचे दबने वाले नहीं है, मिट्टी में हल्का सा नीचे जाते हैं, समय लगता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका भी और उदाहरण समझना है। इसके तीसरे उदाहरण पर अगर चलते हैं, तो जब कोई आप बॉल को लेते हैं, ध्यान से सुना, अगर बॉल को पकड़ते हैं ऐसे डायरेक्ट ऊपर करके पकड़ते हैं तो बताओ फोर्स ज्यादा लगेगा, और जब बॉल आती है उसके साथ में नीचे करके पकड़ते हैं तो फोर्स कम लगता है। क्यों? ध्यान से सुनना, जब कोई बॉल, जब जब कोई गेंद, जब कोई गेंद, गोद लिख दिया भाई, गलत नहीं लिखना है यार। जब कोई गेंद कैच करते हैं, कैच का मतलब समझ रहे हो ना, पकड़ते हैं, कैच करते हैं, कैच का मतलब क्या है? पकड़ना। कैच का मतलब क्या है? पकड़ना। कैच करते हैं, कैच करते हैं, तो समय ज्यादा लेते हैं। क्या बोला? समय ज्यादा लेते हैं, समय ज्यादा लेते हैं, जिससे कि, जिससे कि चोट कम लग सके, जिससे कि चोट कम लग सके, जिससे कि चोट कम लग सके। बताओ समझ में आया? अगर आप उसमें समय ज्यादा नहीं लगाओगे तो निश्चित रूप से क्या होगी? चोट आपको ज्यादा पहुंचेगी। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? बताओ समझ में आया? तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और एक इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, मान लीजिए एक कील है। क्या बोला साथी? एक कील है, और ध्यान से सुनना कील कैसे है। एक कील इस तरीके से है, ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ इसकी सतह मोटाई पर जा रहा है और धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो गया है? एकदम पतला हो गया है। यहाँ पर क्या हो गया साथी? एकदम पतला हो गया है। ये आपका कील है, और यहाँ से जब इसको क्या करते हैं, मान लीजिए किसी दीवार में काटते हैं, और दूसरा आपका मोटी कील है। क्या बोला? दूसरा आपका क्या है? मान लीजिए एक प्रकार की ये मोटी कील है। अब बताओ ये एक प्रकार की मोटी कील है, और दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, दोनों को मैं किसमें? दीवार में खुदाई करता हूँ। दीवार में क्या करता हूँ? दीवार में इसको मैं इस पर चोट पहुंचाता हूँ। ये यहाँ पर दीवार है, ये यहाँ पर दीवार है। तो बताओ तेजी के साथ कौन जाएगा? ये जाएगा। कौन जाएगा? ये जाएगा, क्योंकि भैया यहाँ पर इसका क्षेत्रफल आपने क्या कर दिया है? कम कर दिया है, और इसमें समय कम लगेगा। और इसमें क्या लगता है? इसमें समय कम लगेगा, इसमें समय कम लगेगा, और इसमें समय क्या लगता है साथी? ज्यादा लगता है, क्योंकि इसका एरिया बढ़ा दिया है। तो बताओ जल्दी से, ये भी किस पर आधारित है? तो ये भी किस पर आधारित है साथी? ये भी आपका द्वितीय नियम पर ही आधारित है। चलते हैं तीसरे नियम की ओर, और जो तीसरा नियम है बहुत ही प्यारा है। मैंने क्या बोला? न्यूटन के गतिविषयक का तृतीय नियम, न्यूटन के गतिविषयक का, गतिविषयक
विषयक का तृतीय नियम। कौन सा भाई? तृतीय नियम, जिसे क्या बोला गया है साथी? मैंने क्या बोला? इसे ही क्या बोला जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। क्या बोला जाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। यानी कि इस पर जो फोर्स लगता है F1 और दूसरा आपका लगता है क्या भैया? माइनस में F2 और सॉरी या माइनस में F1 लिखते हैं, यानी ये क्या लगता है? विपरीत दिशा में लगता है। मैंने क्या बोला? ये माइनस का मतलब क्या है? मतलब भैया इसका है माइनस का मतलब है साथी, इसका मतलब ये है कि ये भी फोर्स लगता है विपरीत दिशा में। इसका मतलब क्या है? विपरीत दिशा में फोर्स लगता है। बताओ समझ में आया कि नहीं? यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया लगती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या लगती है साथी? प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। प्रतिक्रिया बल कार्य करता है और ये बहुत ही भयंकर नियम है। यानी कि जब किसी को आपने थप्पड़ मारा ना, तो वो भी आपको मारा। यही बात मैं इसमें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यानी कि जब आप किसी को थप्पड़ मारते हो तो ये मत सोचना कि मैंने उसे थप्पड़ मारा, वो भी आपको मार के गया। और ये बात तो आपके समझने वाली है कि आपने उस बात को समझ में नहीं आया भाई। अब कौन कौन से हैं? तो चलो उदाहरण समझते हैं। क्या बोला साथी? इसके उदाहरण समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्या बोला? इसके उदाहरण समझते हैं। तो उदाहरण तो इसके भी बहुत सारे हैं भाई। सबसे पहला नंबर उदाहरण समझते हैं। तो पहला नंबर उदाहरण ये है कि जब मैं चलता हूं, मैं जमीन पर चल रहा हूं, जब मैं जमीन पर चल रहा हूं साथी, तो क्या मैंने बोला? जमीन पर चलते समय, क्या बोला? जमीन पर चलते समय, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जमीन पर चलते समय जो मेरे पैर के बीच का, क्या बोला? जो मेरे पैर के बीच का क्या साथी बोला? पैर के बीच का जो फोर्स है, जो नीचे को लग रहा है वही ऊपर को लगता है। जैसे मान लीजिए ये फर्श है और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो भाई? यहाँ पर आप चल रहे हो, तो अब ध्यान से सुनना भैया, ये मेरा पैर है, नहीं आपका पैर है, मेरा थोड़ी हो सकता भाई। अब मैं चलता हूं तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पर मैंने क्या बोला? अगर फोर्स, इधर देखिएगा भाई, अगर पैर फोर्स इस पर F1 लगा रहा है तो उतना ही फोर्स क्या लगता है साथी? F2 लगता है। यानी कि जमीन पर चलते समय जो उस पर दोनों के बीच का फोर्स लगता है वो भी आपका क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जितना आपने क्रिया किया, F1 का मतलब जितना आपने क्या किया? क्रिया किया, उतना ही आपको क्या मिलता है? उतना ही आपको प्रतिक्रिया मिलता है। बताओ बातें समझ में आई कि नहीं आई? चलो दूसरा इसका उदाहरण समझते हैं। तो दूसरा क्या है? जब आप कुएं से, ध्यान से सुनना, जब आप किससे भाई? कुएं से आप क्या करते हो? पानी निकालते हो। ये मेरी एक बाल्टी है और एक बाल्टी से आप क्या करते हो? कुएं के बीच से या कुएं के भीतर से आप पानी निकालते हो। ये मान लीजिए क्या है साथी? कुआं है। और जब कुआं है तो यहाँ पर एक व्यक्ति होगा और ये व्यक्ति क्या कर रहा है? बताओ, ये व्यक्ति पानी खींच रहा है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है भाई? इसको हटाओ यार। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? पानी खींच रहा है। जब ये व्यक्ति पानी खींचता है, ध्यान से सुनना, तो मैंने जितना इस पर फोर्स लगाया, ध्यान से सुनना, क्या बोला भाई? मैंने जितना इस पर फोर्स लगाया हूं उतना ही फोर्स उधर भी लगता है। यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होता है? प्रतिक्रिया। कुएं से, क्या बोला? कुएं से पानी को खींचते समय, ध्यान से सुनना, जब मैं पानी को खींचता हूं इसीलिए शरीर को पीछे झुकाता हूं, क्योंकि इतना फोर्स मैंने लगाया उधर भी फोर्स उतना ही लगता है। और जब सीधे ऐसे करके गिरोगे ना तो कुएं में गिर जाओगे। अगर आप सोच रहे सीधे ऐसे करके निकाले ना, तब तक चले जाओगे कुएं में और घरवाले आपके क्या घूर ढूंढने निकलेंगे और पता लगा कि लड़का गायब हो गया। क्या बोला? पता लगा लड़का क्या हो गया? गायब हो गया। चलते हैं तीसरा इसका उदाहरण समझते हैं साथी। अगर मैं तीसरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं तो नाव के, क्या भाई? मान लीजिए एक तालाब है। क्या बोला? मान लीजिए क्या है? ये तालाब है और इस तालाब में एक नाव पड़ी थी और जिस नाव में आप मस्ती करने के लिए गुजरते हैं, ये एक क्या है साथी? एक नाव है मान लीजिए। और इस नाव में क्या करते हैं? आप मस्ती करने के लिए बैठते हैं और जब बैठते हैं तो भैया मस्ती करने के बाद आप बाहर निकलते हैं और इधर से आप कूदने का क्या कर रहे हो? प्रयास करते हो। और जब यहां से आप कूदते हो इस तरीके से, ध्यान से सुनना, यहां से आप क्या करते हो? कूदते हो। तो जितना आप फोर्स लगाकर इधर कूदे हो ना, यानी कि जितना फोर्स लगाकर इधर, उतना ही फोर्स लगाकर ये उधर जाना चाहती है। उतना ही फोर्स लगाकर, मैंने क्या बोला? जब आप पैर से ढकेलते हैं तो मैंने इधर ढकेलने का प्रयास किया, नाव उधर जाएगी, तो ये भी क्या होता है? क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है। बताओ समझ में आया? चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। अगला उदाहरण बताओ, आप भी एक आध बता दो यार। मैंने 3-4 बताया है, बताओ एक आध तो लिख सकते हो। एक तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रॉकेट का। किसका भैया? रॉकेट की जो गति है ये भी आपका क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। मान लीजिए मेरे सामने एक क्या है? रॉकेट है। ये एक प्रकार का क्या है? रॉकेट है भाई। चलो इसको भी बना देते हैं डायग्राम और यही इसका लास्ट होगा।
ये क्या है साथी, ये आपके सामने एक रॉकेट बनकर तैयार हो गया। और इस रॉकेट को क्या, ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या लगा, यहाँ पर फ्यूल होता है। यहाँ पर क्या होता है साथी, यहाँ पर आपका फ्यूल होता है, यानी कि ये आपका ईंधन होता है। क्या बोला, ये ईंधन होता है। जब ईंधन जलता है, क्या बोला, जब ईंधन जलता है तो ये ध्यान से सुनना, जब ईंधन जलता है तो धुएं के रूप में चारों तरफ इकट्ठा होता है और इस पर ये फोर्स लगाता है F1। और जब इसको इधर की ओर फोर्स लगाएगा तो ये इधर की ओर लगाएगा फोर्स, और ये इसका फोर्स F2 लगता है। धुआं धीरे धीरे बाहर हो गया, देखो यहां से F2 फोर्स लगा, धुआं धीरे धीरे बाहर, और फोर्स एक इधर लगता है जिससे रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता चला जाता है। ये भी किस पर है भैया, तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया पर ही आधारित है। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो साथी मैंने आपको बता दिया क्या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का पहला नियम। आशा है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं पर ओवर करेंगे, अगले दिन आएंगे तो बिल्कुल आपका टॉपिक चलेगा क्या, कार्य ऊर्जा सामर्थ्य चलेगा। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। डेली 8:15 बजे आपकी जीएस का प्रैक्टिस सेट चलता है जिसमें लाइव में आता हूं, और जो रिकॉर्डेड फॉर्म में है आपकी जीएस की क्लास, सॉरी साइंस की क्लास आपको दी जाती है। आपकी जो जीएस की क्लास है जो वो लाइव चलती है शाम को 8:15 बजे, और जो साइंस की क्लास है ये भैया रिकॉर्ड के माध्यम से, और मैथमेटिक्स की क्लासेज आपकी सुबह चलती है। इंग्लिश की क्लासेज आपकी 11 बजे जो 11 बजे आपका प्रैक्टिस सेट चलता है, और वोकैब की क्लासेज शायद आपकी चलती हैं 1 मिनट। वोकैब महामैराथन की क्लासेज चलती हैं 4 बजे से, आपकी रीजनिंग की क्लासेज चलती हैं 5 बजे से, और 7 बजे से आपके मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। डेली 8:15 बजे मैं जीएस आपके साथ जुड़ता हूं। चलिए आज की क्लास यहीं पर ओवर करेंगे साथी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज इसको जरूर से जरूर शेयर करिएगा, और साथ में लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज मुझे दीजिएगा यहीं से इजाजत। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस नाइट, थैंक यू सो मच।